ब्लड मून था, मैंने कहा आकार इसका बड़ा होगा, साइज इंक्रीज। फिर मैंने कहा कि यार कुछ है चमकीला होगा, और ये सब सही पॉइंट है, बिल्कुल ना गलत है लेकिन सही पॉइंट है। फिर मैंने क्या किया, सूर्य चंद्रमा और उसका एक पृथ्वी का सर्किल होता है, मैंने वो बना दिया। मैंने केवल 1.5 पेज में लिखा, लेकिन मैंने गलत कुछ नहीं लिखा। मुझे अगर टॉपर को 6 नंबर 8 में से 5 मिले होंगे तो मुझे 2.5 3 तो मिले ही होंगे। मतलब जहां मेरे 0 का वो था वहां मैंने 3 नंबर ले लिए। तो जो क्वेश्चन ना आए ना उसे कैसे अटेम्प्ट करें, ये बहुत जरूरी है। फिर तीसरी चीज है, डेटा नहीं आ रहा तो डेटे का यूज कैसे करें। जैसे मान लो साक्षरता है, लिटरेसी कितने परसेंट है इंडिया में, सबको पता होगा। लगभग कितना है, लगभग 73 है ना। अब आपको कैसे लिखना है इसको, 73 किसी को ना याद हो लिख दो ना, भारत में साक्षरता 70% से अधिक है। गलत नहीं लिखा ना आपने कुछ। अब ये इसको अगर आलोचना करनी हो 70% का तो लिख दो भारत में साक्षरता 75-80% से कम है। डेटा अगर नहीं याद है तो आप ऐसे चालाकी कर सकते हैं। ये एग्जामिनर क्या करेगा ना, ये उसे उनको ये लगेगा कि ये गलत तो लिख नहीं रहा है। ये तरीका आपको मेंस में क्या करेगा, नंबर आपका बढ़ाएगा। मैंने यही किया था। अगर मुझे डेटा जैसे स्टैंडिंग का डेटा है 38% अगर इंडिया में है तो आपको नहीं पता है और उसकी आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, एनालिटिकल, तो क्या करिए आप लिख दीजिए यूपी इंडिया में स्टंटिंग 30% से ज्यादा है। समझ रही ना कि अप्रोच क्या है। नहीं डेटा आ जा रहा है तो आप उसके आसपास का लिख दीजिए, बस गलत मत लिखिए कुछ। ये मेंस का अप्रोच मेरा था। सर आपके दिन के टाइम टेबल का हाँ, देखिए मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी ड्यूटी पुलिस विभाग में आप जान रही हो, कभी ड्यूटियां सुबह 9 से स्टार्ट होती थी, कभी के बोलते थे कि आपको दोपहर के बाद आना है, या कोई ड्यूटी दिन में नहीं ड्यूटी लगी तो रात की आपकी ड्यूटी लग गई। तो मैं अपने टाइम टेबल बिल्कुल फ्लक्चुएट रखता था, मतलब मैं हर टाइम पढ़ सकता था। अगर मुझे रात में टाइम मिला तो मैं रात में पढ़ करता था, और दिन में टाइम मिला तो मैं दिन में पढ़ता था। टाइम टेबल नहीं पूछ रही हूँ, टाइमिंग, प्रोपोर्शन क्या चीज करते हैं? अच्छा 2 घंटे हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ मैं बता दूंगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। बस मैं 1 मिनट। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग अपना होता है। जैसे मेरा क्या था, मैं हिस्ट्री पॉलिटी में मेरा केवल ये था ना, मैं साइंस का थोड़ा, मुझे अभी भी मेरा थोड़ा कम है, भले मैं पीसीएम से इंटर किया लेकिन उसके बाद आर्ट साइड में आ गया तो मेरा साइंस वो था। तो मैं साइंस को फोकस करता था कि जितना भी सिलेबस में पॉइंट है उसका पॉइंट और उसका प्रैक्टिकल क्या है। GS3 में आता है तो नैनो टेक्नोलॉजी है तो नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है और अनुप्रयोग क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मैं क्या उतना पढ़ता था। हाँ, अब कैसे कि टाइम का शेड्यूल कैसे बनाएं सब्जेक्ट पढ़ने का। मैं हिस्ट्री के साथ हमेशा पॉलिटी रखता था, ज्योग्राफी के साथ मैं इकोनॉमिक्स रखता था। तो आपको जो सही लगे आप अपने हिसाब से, ये इट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फील्ड है, सब कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का होगा, कोई आर्ट बैकग्राउंड का होगा, तो आपको जो सही लगे इसमें आप वो कर सकते हैं। इसमें मेरा सुझाव मुझे लगता नहीं सही है देना। लेकिन सर इसमें लॉजिक है, आप जो बता रहे हैं दीपक जी, इसमें लॉजिक है। अगर हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो इतिहास के दौर में ही संविधान की रचनाएं हो रही थी, आप कनेक्ट कर सकेंगे। जब आप किसी चीज की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, किसी भी जगह की ज्योग्राफी में कहूँ पूर्वांचल, तो जैसे ही आप पूर्वांचल के बारे में जान जाएंगे वहाँ की इकोनॉमी अपने आप गेस कर सकते हैं। जैसे ही आपको साइंस पता हो जाएगा आप ऑलरेडी इन्वायरमेंट पे अच्छा गेस कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट है, अगर आप एक साथ मैच करके चलते हैं सुबह शाम, तो ये बेस्ट टेक्नोलॉजी आप बहुत सिस्टमेटिक वे में आपका। मेंस का कोई क्वेश्चन है आपका लूंगा, मेंस का एक बार। हाँ खड़े होइए मैम सर। आप इस बार मेंस दिए थे? अच्छा आपने मेंस दिया था? जी तो आपने जो बताया कि जो ड्राफ्टिंग बनाते हैं और पैरा में, हाँ जो पैरा में लिखते हैं स्टूडेंट और जो ड्राफ्टिंग में चीजें अगर समानांतर हो, ड्राफ्टिंग का कितने % ज्यादा नंबर मिलने के चांस है? भाई मैंने यही किया था जो मैंने यहाँ बताया है। अब 20वीं रैंक है, आप खुद समझदार हैं, आप जान जाइए। आपको बताऊं उसका रीजन क्या है, पैरा में लिखने का नुकसान क्या है। जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपकी रामकथा सुनने पढ़ने के लिए वहां बैठा नहीं है। रियलिटी ये है, उसे चाहिए हर चीज पॉइंट में। मतलब जैसे भारत में न्यूट्रिशन की कमी है, एग्जाम्पल इतने % न्यूट्रिशन की कमी है, बस हो गया आंसर। ये चीज है तो एग्जाम्पल मतलब ये डेटा है, मतलब उस चीज को ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल में डेटा डालना है। मैंने केवल ये किया था, पैराग्राफ मैंने लिखा ही नहीं था। और 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 12 नंबर का होता है, 12 नंबर में कितने ड्राफ्ट होने चाहिए? 8। देखो हर क्वेश्चन का क्या होता है ना, आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो 2-3 पार्ट निकल के आ जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको पता होगा कि हर चीज का डिवाइडेशन होता है, उसमें क्या है, विशेषताएं क्या है, परिणाम क्या है, वो क्वेश्चन में खुद लिखा होता है। तो जो डिमांड हो आप वहां पे उसका यूज करिए।
अगर आलोचनात्मक विश्लेषण है तो पॉइंट में न लिख के आप उसको पैरा में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसा है मैटर ये करता है। ये जो शब्द सीमा होती है जैसे हमने हाँ। उसका क्या फर्क पड़ेगा? देखो मेरा मतलब कहने का, अगर 3 पेज आपको मिले ना तो आयोग ने सोच समझ के 3 पेज दिए हैं, तो आप कोशिश करिए पेज भर दीजिए। मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन मुझे कम आता था मैं उसमें डायग्राम बड़ा बनाता था। लॉजिक लगाना है, समझे नहीं समझे, उसमें मैप बड़ा बना दो और फिर लगे कि ये बहुत मतलब नहीं सही लिखा है। देखो क्या होता है ना, 7 मिनट में आप वो नहीं है कि आप सब कुछ कर लेंगे। आपको मैं बताऊं 20 क्वेश्चन में आपको अधिकतम मतलब 10 से 12 में आप क्वालिटी के साथ अच्छा करते हैं, 8 क्वेश्चन हवा में जाते हैं। अब 8 क्वेश्चन में मैटर ये करता है आपने प्रेजेंटेशन कैसा दिया है। तो फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, हाँ। बहुत कम स्पेस मिलता है, जैसे मुहावरे। हाँ ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। मैंने क्या किया था, जिसने मेंस दिया होगा उसमें क्या करता है आखिरी में 10 वो पूछता है लोकोक्तियां और उसके लिए 2.5-3 पेज देता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले पीछे से पेज गिन लिए थे, और लोग क्या करते हैं उसको गिनते नहीं है। मेरा पहला मेंस था, लेकिन मैंने समझदारी दिखाई थी, मैंने पीछे से पेज गिन लिए कि 3 ही पेज दिया है इसने और 3 ही पेज में आपको लिखना है। मेरे 2 चले गए। हाँ तो ये आपकी गलती, आपको पेज गिन लेना चाहिए था, आप कर लीजिएगा। अब तो पता ही हो गया होगा आपको, ठीक है। मेंस का और क्वेश्चन कोई का मेंस से रिलेटेड भाई, ये बातें मेरी तब लागू होंगी ना जब फाउंडेशन आपका अच्छा होगा। मैं एक डिस्क्लेमर लगा दे रहा हूं, बिना फाउंडेशन के ये कुछ नहीं वो होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं 2021 से मैं तैयारी कर रहा हूं, 3 साल लगभग मुझे हो गए हैं, ठीक है। ये नहीं अलादीन का चिराग है कि ये अभी बोतल खोली, वो सब नहीं होगा, ठीक है। आप बताइए सर, मेंस का सिलेबस जैसे वास्ट है, हाँ तो कवर आपने मतलब कैसे किया था? हाँ देखो मैं क्या करता था ना, जैसे मैं प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं पढ़ता कम था देखता ज्यादा था। जैसे मान लो यहाँ से कुत्ता निकल रहा है, कोई बैठा है, तो मैं दिमाग लगा कि इस पे कोई कानून है, तो एनिमल बर्थ कंट्रोल है। वो चीजें ना आपकी जीएस जगह जगह पे है, आपको देखना कोई लड़की निकल रही है, गरीब है थोड़ी भी, मतलब वो वैसी कर रही है, तो आपको होना चाहिए कि सोशल जस्टिस का ये मुद्दा है, सोसाइटी का मुद्दा है, इस पे कोई कानून है। इंडिया में रेप की दर कितनी है, किस राज्य में ज्यादा है, सरकार कौन सी पॉलिसी चला रही है, हम क्या कर सकते हैं, कोई एनजीओ है। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में जीएस हमेशा चलता रहना चाहिए। यहाँ बैठा हूं मैं, यहाँ जीएस का क्वेश्चन बना दूंगा आपसे। ये क्वेश्चन और मेरा बताइए। ये जो ऐसे का हाँ उसमें जो जैसे साहित्य का है, जैसे हाँ दूसरा एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर में तो डाटा बहुत मिलने की संभावना है, साहित्य में क्या करें? देखिए ये अप्रोच अपनी है कि आप किस पे निबंध लिखते हैं। मैंने कभी साहित्य पे निबंध लिखा नहीं, क्योंकि वो चीजें ना वो आपको बहुत मांगती हैं, दोहा चौपाई, और मैं डेटा वाला आदमी हूँ, दोहा चौपाई मुझे ज्यादा आती नहीं है, वो रियलिटी है। तो मैं क्या करता था, मैं ऐसे डायनेमिक अप्रोच वाली लिखता था। जैसे ये हम लोगों को पता था कि G20 पे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो मैं क्या करता था, जो अपने प्रधानमंत्री जी का भाषण है उसमें से अच्छे पॉइंट मिल गए, उसको मैंने कोटेशन में डाल दिया। मैंने क्या किया था, G20 पे मैंने निबंध लिखा था, तो उस टाइम दैनिक जागरण में पूरा पेज आया था G20 के ऊपर। अभी आना G20 में। हाँ तो मैंने क्या किया था, वो रट लिया था पूरा, मुझे पता था आना है, मैंने वही चिपका दिया जाके वहां पे। आपको ये आना चाहिए कि कहाँ की चीजें हम कहाँ यूज कर सकते हैं, और बहुत से लड़के उनको ये नहीं पता होता है कि हमको कहाँ की चीज, क्योंकि 8 मिनट में ना आपका यही काम करेगा तभी हो पाएगा आपका। आप रेगुलरली न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाते नहीं नोट्स में नहीं बनाता था, जो चीजें देखो सिलेबस में क्यों बोल रहा हूं, आपको रटा होना चाहिए। सिलेबस आपको विजन देता है कि हमें क्या करना है, पीवाईक्यू आपको विजन देता है कि ये क्वेश्चन नीति आयोग से क्वेश्चन पीवाईक्यू में अगर पूछा गया है, तो आपको नीति आयोग की जो ढांचा है, जो काम कर रही है, जो रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है, उनको आपको आना ही चाहिए। तो पीवाईक्यू मैं बता दूं 2026 6 साल का यूपी पीसीएस हो रहा है ना, आप पीवाईक्यू पूछिए, मैं साल बता दूंगा आपको। उसका मतलब क्या है, मैंने कई बार उसको देखा है, इसलिए वो याद है मुझे। और आप कोशिश करिए, यूपीएससी का भी प्रीवियस ईयर दे ही रहे हैं, उसको भी आप अच्छे से देखिए। क्योंकि एक उदाहरण मैं दूंगा, 2019 में 18 में यूपीएससी ने पूछा था, एक साइबर डोम पॉलिसी पूछी थी, केरला की साइबर सिक्योरिटी से संबंधित पॉलिसी थी, यूपी पीसीएस ने उसको 2021 में चिपका दिया, वही डिट्टो क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, दोनों चीजें अच्छे से करनी है। मैं यूपी पीसीएस सेंट्रिक हूं क्योंकि मैंने वो दिया है, बाकी क्वेश्चन किसका मेन से इंटरव्यू बता दूंगा। ठीक है, 3 लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, रैंक नंबर 3, 6 और आप रैंक नंबर में कहूँगा सबसे ज़्यादा टॉपर आप ही हैं इस फील्ड के, 20 नंबर रैंक है। कॉमन बात आपने क्या पकड़ी, आपको पता चला? सब ने ना कहीं कोई चर्चा करनी नहीं पसंद की, पीटी पे कोई चर्चा नहीं किया, मेंस और नोट्स। और नीरज आप बहुत अच्छा मेहनत कर चुके हैं उसमें, बस आपको अपनी चीज़ों को निखारना है,
नोट्स आपने भी अच्छा बनाया। आपसे मैं बाद में बात कर लूंगा, ठीक है? हाँ थोड़ा सा, क्योंकि हाँ, मैं पर्सनली आपसे मिल लूंगा। तो इसमें एक बड़ा अच्छा इशू ये रहा कि दीपक जी से जब मैं मिला या यहाँ सल्तनत आई थी और सात्विक भी इसी मंच पे थे, बहुत कॉमन बात उन्होंने कहा कि अगर आप एग्जाम देने से पहले मेंस पढ़ चुके होंगे तो साल आपका, नहीं अगर पढ़ चुके होंगे तो प्रीलिम्स निकलने के बाद भी एक कदम आपका। कॉमन आप देख रहे हैं, एकदम पूरी बात आपसे, कोई बात आपकी सब बात डिनाई कर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यही पढ़ना है। देखिए बहुत कॉमन सेंस की आपने एक बात कही, क्या कही उसको गौर करिएगा। इन्होंने कहा कि कुत्ता सड़क पे जा रहा है तो मेरे दिमाग में आ रहा है कोई कानून है ना, कोई महिला किसी महिला के गरीबी को देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड कानून है। आईक्यू लेवल जिसका बेटर होगा ना, मेंस का परफॉर्मेंस उसका बहुत शानदार हुआ, क्योंकि मेंस रट के नहीं लिखा जा सकता, अभ्यास करके लिखा जा सकता। आप रटने की फोकस मत कर, देखिए आप जो आपका एक कहा जाए जो प्रॉपर सिलेबस है ना, आप देखिए सबसे पहली बात तो इन्होंने जो अमूल सूत्र बता दिया आपको सिलेबस। आप अगर मूंगफली का छिलका भी, मूंगफली का दाना भी अगर खा रहे हैं जिस रैपर में है, अगर आपको उसमें रैपर फेंकते समय कुछ नजर आ गया, आपकी नजर वही है, चीते की नजर है, आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इतनी देर में खड़ा होकर 10 साल के अपने अनुभवों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, इन्होंने पढ़ाई कम, अपने आईक्यू लेवल पे ज्यादा कम किया। जो आप ये ग्राफ बना दे रहे हैं ना, इनके दिमाग में ग्राफ इन्होंने पेज पे प्रैक्टिस नहीं किया है, सामने आप पूछ लीजिए, शायद सहमति हो इस बात में, इन्होंने पेज पे नहीं अपने दिमाग में ग्राफ बनाया है, जिसको बनाने में चंद समय लगा, क्योंकि मन की दूरी यहाँ से खड़े होकर के अगर हम 7 समुंदर पार भी जाना चाहें तो चंद सेकंड लगेगा, नैनो सेकंड लगेगा। उस वेग से जब आप अपने आप को यूटिलाइज करोगे ना, तब आपके लिए परीक्षाएं कठिन नहीं लगेंगी, बहुत सरल लगेंगी। तो मेंस पूरा प्रैक्टिकल का है। जैसे मान लो इस क्लास में है ना, जैसे लड़कियां कम है, तो अभी क्वेश्चन बना सकते हो लड़कियां कम क्यों हैं, क्या समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की, क्या सरकार की कोई पॉलिसी है, एनजीओ कोई काम कर रहा है, तो ये क्या करिए आप चलते चलते जीएस के क्वेश्चन ढूंढिए। और सिलेबस अगर समझ रहे हैं, और सिलेबस याद है तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे ना उसको। जैसे एबीसी पे बहुत काम चल रहा था अभी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल पे आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई थी सरकार, तो मैं कुत्ते देखो क्यों उसको रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी मैं आ रहा था तो कुछ मजदूर जा रहे थे जो नालियां और वो साफ करते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होती है, सरकार की कोई पॉलिसी है, कोई डेटा है, कहाँ ज्यादा मृत्यु हो रही है, तो ये है जीएस, ये आपको टॉपर बनाएगा। यूपीएससी और पीसीएस में जो सिलेबस है ना, इतना शानदार कीवर्ड्स है। जब हम लोग निबंध लिखते थे यूपीएससी में, जब हमने निबंध लिखा 2014-2016 के बीच में, तो हम लोगों ने उसमें कॉमन क्या करते थे कि सिलेबस से ही कनेक्ट करते थे। जैसे पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट में आ गया, मतलब हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, तो और सोसाइटी होगी, तो हमने 3 पैराग्राफ बना लिए, एक पैराग्राफ हिस्ट्री से लिखेंगे, एक ज्योग्राफी पे रिलेट करेंगे, एक सोसाइटी पे रिलेट करेंगे, कोई भी टॉपिक आप बोलिए। फिर सेकंड में गए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे लिखेंगे, फिर गवर्नेंस बेस पे लिखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी बेस लिखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे बेस लिखेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिखेंगे। हमारा जो एसए का वो होता था, पूरा कोर्स होता, मतलब टॉपिक होता था, हम उसको इतने पार्ट में डिवाइड कर देते थे, और जो बच्चे एसए लिख के दिखाते हैं उनमें रिपीटेशन की इतनी ज्यादा चांस होता है, 2 पैराग्राफ लिखने के बाद फिर से वही बातें लिख रहे हैं, जबकि सिलेबस ही बता रहा है कि आपके पास कितना डायमेंशन है। राइट सर, है ना। और एक कमी क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप में भी कुछ करते हो, आप ना फैक्ट रटने की कोशिश करते हो। जब आप फैक्ट की रटने की कोशिश करोगे ना, तो आपका ऐसे खराबी होना है, क्योंकि ऐसे फैक्ट नहीं 7 पेज लिखने होते हैं एक ऐसे के, तो आप फैक्ट कितना डालोगे उसमें। तो आप पेस्टल अप्रोच जान ही रहे हो, सब लोग जानना, बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो दायरा होता है, आप ये करिए ना, हर टॉपिक के इसके बारे में 2-2 3-3 लाइन जरूर लिख लीजिए अपने पास। कोई भी टॉपिक हो उस पर आप लिख सकते हो जी। करते हैं तो जो आंसर्स होता है उतने अच्छे नहीं हमारे। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ना मैं एक सबसे सब बताऊंगा, सबसे पहले अपने 7-8 मिनट में आंसर लिखना सीख लो। क्वालिटी किससे ना देखो, क्वालिटी उसका रीजन क्या है, जब आप पेपर पूरा कर लोगे ना, तो समय के साथ जब आप लिखने लगोगे ना, तो क्वालिटी आने लगेगी। क्यों आने लगेगी? क्योंकि आपने जीएस से प्री निकाला है, तो जीएस की तैयारी आपकी है। अब जीएस का यूज कैसे करना है ये सीखना केवल आपको है। आप ये केवल सीखना पहले सीख लिए, 3 घंटे में हमें पेपर कैसे पूरा करना है। मेरा पहला बेंच था, मैं 5 मिनट पहले बैठ जाता था लेके, और हिंदी मीडियम में सोच लीजिए कि पूरी लाइनिंग करनी पड़ती है। हाँ एक मैं अपनी और बता दूं विशेषता, कि मेरा 20वीं क्वेश्चन का आंसर सबसे बेस्ट आंसर होता था राइटिंग में। ये आपको लगता होगा कि ये बड़ी बड़ी चीज है, और सबसे आखिरी में मैं 20वां क्वेश्चन करता था। वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग मेरी पूरी कॉपी की 20वां क्वेश्चन की रहती थी। ये मेरा पर्सनल कुछ है कि भगवान का वो है कि सबकी खराब होती, मेरी सबसे अच्छी 20वां क्वेश्चन आंसर रहता था। तो ये क्यों है? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है। और आपको एसडीएम, यूपीएससी
फूली हुई आपको केवल आंसर राइटिंग बनाएगा। पीटी पास करके क्या होगा आपका, ये बताइए आप लोग इतने बैठे हो। भाई बहुत लोग ऐसे हैं, थोड़ा बात बोला भाई सही है नहीं सही है कि चलो सदिया हो जाएगी हमारी, 2 मेंस दे देंगे। बहुत लड़के सोचते हैं गांव में वो हो जाएगा। तो प्री का एक्सपर्ट मत बनिए, सिलेक्शन के एक्सपर्ट बनिए। भाई 4 मेंस दे लिए होगे तो क्या मतलब है 4 मेंस देने का। 3 इंटरव्यू दिए, बैठे मेरे साथ ऐसे लड़के थे जो 4 मेंस दिए, इंटरव्यू दिए और उनका सिलेक्शन इस बार फिर नहीं हुआ। मैं तो डर रहा था जब मैं गया। तो भाई हम 38 साल के लोग, 40 साल के लोग, सब एक सर्विसमैन, तो हम कहते तुम कहाँ फंस गए, और देखो पहले ही में सब हो गया। ठीक है, तो मेंस का हो गया। अब इंटरव्यू में थोड़ा बता दूंगा कि इंटरव्यू मेरे साथ क्या हुआ और क्या आप मुझसे सीख सकते हैं। इंटरव्यू में क्या हुआ ना, इंटरव्यू में जब गया ना, सबसे पहले जब कोशिश करिए, जब आप भगवान करे हर अगली साल सब अपना इंटरव्यू दें, तो इंटरव्यू में क्या होता है ना कि वहां नॉलेज कुछ नहीं चेक होती है, वहां देखते आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जब मैं गया तो बोले कब आए, कितने बजे आए, मैंने बोला मेरा सेकंड शिफ्ट में 12 तारीख को होता, तो मैंने कहा सर 12 बजे आ गए, कुछ खाए पिए। मैंने कहा सर वहाँ चाय बिस्किट फ्री मिलती है, तो मैंने दबा के चाय पी और दबा के बिस्किट खाए, क्योंकि भाई टेंशन वहाँ होती है ना, बाकी सब बैठे हैं, लगता किसी के मरने में आए, मैं आराम से चाय पी रहा, बिस्किट खा रहा, घूर दे रहे, हमको घूर के देख रहे हैं कि मतलब क्या है ये। लेकिन क्या है ना, वो मेरा एटीट्यूड था कि मुझे प्रेशर नहीं लेना था, क्योंकि प्रेशर लेने से नंबर कम ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। भाई मातम जैसे इतने लोग मातम बना रहे हैं, उससे क्या होगा ये बताइए जरा। उसके बाद क्या हुआ, वो लिस्ट टोकन नंबर वहां होता है, वहां टोकन नंबर क्या होता है, नाम उन्हें एग्जामिनर सर को कुछ नहीं पता होता है, एक टोकन नंबर होता है। तो क्या होता है, जैसे 45 लड़के थे तो सेक्शन वाइज 4 बोल्ड थे, 6 बोल्ड थे, तो सेक्शन वाइज लड़के डिवाइड हो जाते कि 6 लड़के इस बोल्ड में। तो मेरे टोकन नंबर लेके लोग आ गए कि मतलब उसमें 6-7 टोकन नंबर लिखे थे। मैंने तो जबरदस्ती कहा मेरा 106 है, मेरा इंटरव्यू ले चल के। अब वो मुझको ऊपर नीचे देख रहा कि आदमी इतना उत्सुक क्यों है इंटरव्यू देने के लिए। उसका कारण क्या था, कारण ये था मैं बैठता तो मैं बिल्कुल मेरा दिमाग में वही चलता कि इंटरव्यू कैसा होगा क्या होगा। मैंने क्या किया, उसी जो मेरा एटीट्यूड था उसी एटीट्यूड में मैंने जाके इंटरव्यू दे दिया। बुरा आपको डर तब लगता है जब आप इंटरव्यू रूम से बाहर बैठते हो, क्योंकि वो हैंडल करना सबसे बड़ी चीज़ है। अब उसको मैंने कैसे हैंडल किया, जब आप यूपीएससी में पहुंच जाओगे या यूपीपीसी पहुंच जाओगे तो वहाँ पे जितनी भी भारत रत्न पाए बोर्ड पे वो दीवार पे सबकी फोटो लगी है। मैंने कहा नहीं हुआ तो कम से कम प्री तो तैयारी कर लें यहाँ से। तो मैंने भारत रत्न वाले पढ़ने स्टार्ट किए जो दीवार पे लगे थे। तो ये आपका एटीट्यूड बताता है कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। भाई नहीं हुआ इंटरव्यू तो पीटी तैयारी तो हो जाएगी, कोई भारत में पूछ लिया मान लो, आप बहुत बढ़िया मोटिव। ठीक है। दूसरी चीज, अंदर गया तो क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। बस 5 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों के। एक सर बैठे थे, AK वर्मा सर का बोर्ड था, उन्होंने पूछा ये बताओ, जैसे सर खड़े मैं खड़ा हूं, आपके और मेरे बीच कितने किलोमीटर का अंतर है। ये क्वेश्चन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था। अब ये आपका IQ और डिसीजन मेकिंग का मामला है। तो मैंने कहा सर 0.010 किलोमीटर, मतलब मेरा सही था 0.010 किलोमीटर, लेकिन हमें पता नहीं था, मैंने केवल ऐसे बोल दिया था। अब भाई हमको भी नहीं था, तुमको भी नहीं पता, तुम भी क्या जोड़ोगे थोड़े उसको। भाई उनको भी था टाइम नहीं कि वो जोड़ेंगे कि भाई कितना वो क्या है। जब उसके बाद क्या है कि आप इंटरव्यू को अपनी तरफ कैसे मोल्ड करते हो, सबसे अच्छा ये सीखो आप। उन्होंने ये पूछा कि अगर आप DYSP बन जाते हो और आपके किसी क्षेत्र में आपके सर्किल में कोई SHO घूस लेता हुआ पकड़ा जाता है तो आप क्या करोगे। अब क्या करना है वहां पे बताना। अगर मैं पुलिस में था तो मैंने क्या किया आप सुनिए। मैंने कहा सर क्योंकि मैं खुद पुलिस में हूं, इतनी तेज, क्योंकि चारों लोग सुन ले कि मैं क्या हूं, पुलिस में हूं। मेरा पूरा इंटरव्यू पुलिस पे चला गया जो मैं चाहता था। क्या बात। तो आपको क्या करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, आपको कहीं ना कहीं घुमा के आपको आंसर में वो लाना है। फिर वही हुआ सिलसिला, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, लास्ट तक वेरी गुड कैंडिडेट। सर आपको समझ में आ गया अभी तक? पता जब बोल रहे हैं एक्सीलेंट एक्सीलेंट तो कुछ तो ऐसे, भाई 55 साल के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल का काम है। भाई आप अपने पापा को नहीं समझा पाते होंगे ना लोग, क्योंकि वो भाई उन्हीं उम्र के हैं। और दूसरी चीज क्या है, कभी कभी हमें वो बोलना पड़ता जो वो सुनना चाहते हैं। हमसे पूछ लिया, लास्ट क्वेश्चन ये था कि नैतिकता सीखनी हो तो क्या करोगे। तो पता है उम्र देख लिया था मैंने कहा भगवत गीता पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे। तो ये आपका एटीट्यूड दिखाता है, ये एक दिन की तैयारी में नहीं आता है, ये चीजें सीखनी पड़ती हैं आपको। अब तो ये हुआ इंटरव्यू का मामला। मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी को बनाया ही गया है आदर्श के रूप में स्थापित होने के लिए, क्योंकि जो सफर इन्होंने चंद कदमों से शुरू किया है उसका सिलसिला और उसका कारवां
बड़ा होगा। और सर आपने अपनी पुलिस सेवा के लिए जो प्रॉमिस किया है हाँ, हाँ। वो भी बता दीजिए, क्योंकि इनमें से भी मैं चाहूंगा आप सभी भी ऐसे प्रॉमिस अपने आप से करिए तो आपके अंदर जोश कम नहीं होगा। जैसे मेरा क्या है, मेरा एक उद्देश्य ये है कि जैसे मैं पुलिस विभाग से आया हूँ, अरे ठीक है मैं 2-2 घंटे बोल देता हूँ जी। मैं क्या हूँ कि मैं पुलिस विभाग से आया हूँ, तो मुझे ये मेरा वो है कि जितने भी पुलिसकर्मी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं हर पुलिस मतलब हर जिले में मेरा ये है टारगेट अभी हर जिले में जाने का, कि मैं वहाँ पुलिस लाइन जाऊँ और वहाँ के जो एसपी सर है या फिर जो आरआई होते हैं लाइन के, मैं उनसे बात करूँ कि पुलिस लाइब्रेरी अपनी पुलिस लाइन में खोलें, क्योंकि हरदोई में डिप्टी कलेक्टर सिपाही बना क्योंकि वहाँ पे पुलिस लाइन में लाइब्रेरी थी। तो अगर 75 जिलों में लाइब्रेरी हो गई तो शायद 75 नहीं लेकिन 30 यूपीपीसीएस के या यूपीएससी के सिपाही या पुलिस कर्मचारी निकलेंगे। तो मेरा अभी उद्देश्य यही है, 2-2.5 महीने का मेरा टूर रहेगा। मैं हर पुलिस लाइन में जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं जितना भी पुलिस विभाग ने मुझे दिया है मैं देने की कोशिश करूंगा। और सर से मेरी बात हो रही थी, सर भी कोशिश करेंगे कि पुलिस विभाग के जितने भी लोग हैं, मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस मुहिम में जो भी कंटेंट या जो भी मेंटोरशिप रहेगी वो मेरी तरफ से आप दीपक भाई के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और इसके लिए मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने मेरी बात को, अभी हमारी बात ही नीचे हो रही थी, तो बस ये मेरी तरफ से है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप 2-4 मिनट में आप पूछ सकते हैं, बताइए। अभी से क्या है? देखो अभी क्या करना है, देखो 1 महीने का कोई ऐसी तैयारी नहीं है, जिसकी तैयारी है मैं उसको केवल बता सकता हूँ। देखो रियलिटी ये है भाई, प्री ना हो तो ठीक है, मेंस में लटक जाने से क्या मतलब है। तो जब तैयारी आपकी अच्छी हो तो अभी क्या करो, अभी तो मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू जितना रगड़ सको रगड़ लो स्टैटिक पोर्शन का, जब तक आंख बंद करके ये पता चले कि ये क्वेश्चन यहां पूछा गया था। वो फायदा क्या कराएगा, 70 क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन पीवाईक्यू और एक्सप्लेन सेक्शन से आता है। ई दृष्टि पढ़नी है क्योंकि करंट के क्वेश्चन वहां से आते हैं। भाई 90+ क्वेश्चन ही तो सही करने हैं 150 में, क्यों आप सोच रहे हो कि 150 में करने हैं। जिसका 90+ होगा मैं गारंटी से कह रहा हूं उसका हो जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो उस पर आप प्रेशर मत लीजिए, पीवाईक्यू आप अच्छे से कर लीजिए और ई दृष्टि कम से कम अभी टाइम है 3-4 बार आप पढ़ लीजिएगा उसके। और कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर 5 साल करंट का ट्रेंड देख के, सब नहीं पढ़ना है आपको। जो क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस पूछता है, जैसे इस बार 2022-23 में क्या किया था, वो केंद्रीय बजट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो इस बार केंद्रीय बजट अंतरिम बजट है तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। ये एनालिसिस बताएगा आपको कहां आपको पढ़ना है। भाई अंतरिम बजट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि मेन बजट वहीं में आएगा, इलेक्शन मतलब चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद। तो आपको यूपी बजट ज्यादा फोकस करना है, लेकिन पढ़ना अंतरिम बजट भी है। ठीक, और जो मैंने बताया था कि जब कुछ ना है तो भगवान सहारे मार देना, वो भी आपका फायदा करेगा लास्ट में, अगर जिसका 1-2 नंबर से रुक रहा है। क्योंकि मैंने अपनाई है, अब कितना सही है वो आप लोग व्यक्तिगत सब्जेक्टिव मामला है, लेकिन आप लोग देख कर सकते हैं वो चीज। हाँ, मेरा खुद 1 नंबर से 22 वाला रुका है। सजेशन यही है ना कि जैसे ही आपका प्री हो जाए तो त्योहार मत बनाओ, प्री हो जाएगा। कहने मतलब है 1-2 दिन अपना जो करना हो, घर जाना हो, दोस्तों से बात करनी हो कर लो, फिर आप लग जाओ। लगना कैसे है, तुरंत अनसॉल्व पेपर आपको लाना ही लाना है, अनसॉल्व सॉल्व दोनों। और प्रीवियस ईयर 5-6 दिन में एक बार केवल रीडिंग लगानी है क्वेश्चन की। क्या होगा ना, आप 4 दिन में 400 क्वेश्चन देख लेंगे। फिर क्या करना है, पीवाईक्यू का देखो फाउंडेशन के बाद सब होगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि ऐसे नहीं कि प्री निकल गया तुरंत मेंस हो जाएगा, फाउंडेशन के बाद ये सब चीजें हैं। पीवाईक्यू को क्या करना है, कोई सॉल्व पेपर ले आओ, पीवाईक्यू को देखो कैसे ड्राफ्टिंग की है उसने। और जो क्वेश्चन जैसा नीति आयोग है ये हमेशा पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ड्राफ्ट करके अपने नोट्स में लिख लेने हैं। पीवाईक्यू को बेस बनाना है, सिलेबस को रट डालना है, सिलेबस के पॉइंट के नोट्स बनाने हैं, उससे संबंधित डेटा नोट करना है और डेली 7 से 8 क्वेश्चन लिखने हैं टाइम बाउंडेशन में। 4 महीने आपको लगभग 90 से 100 दिन मिलेंगे। अगर आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तैयार मतलब पहले ही दिन से आंसर लिखने लगो, लेकिन 3-4 क्वेश्चन तो आपको डेली लिखने हैं। और एग्जाम से पहले 1 महीने पहले कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रोज करने हैं। और अगर 10 से 12 क्वेश्चन ना कर पाओ, वर्किंग प्रोफेशन अगर बहुत लोग हैं, तो आप क्या करिए ना, ड्राफ्टिंग सीख लीजिए कि ये क्वेश्चन मन से सोचो ये क्वेश्चन है तो इसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे, इंट्रो कहाँ से लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या होगा,
और निष्कर्ष क्या होगा। तो ये है, इस बात के लिए भी भाग्यशाली हैं जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, है ना, क्योंकि समय की व्यस्तता है, फिर हम पूछ ही सकते हैं, अभी पूछ लीजिएगा प्रश्न। लेकिन मेरे अजीज मित्र हुए हैं आप, है ना, मित्र हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप उपाम में ट्रेनिंग करेंगे तो आप आश्वासन जरूर दीजिए कि आप यहाँ पे इनका मार्गदर्शन जरूर करते रहेंगे, क्योंकि मेंस अगर आपका थोड़ा सा पुशअप आपको एक सही डायरेक्शन मिलता है तो मुझे लगता है कि बहुत कम मेहनत में आप सफल हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा ना कि जब प्री करे पेपर हो जाएगा 17 मार्च को, क्योंकि लगभग सब बच्चे देंगे ना, जितने लोग आप लोग हो, तो मैं क्या करूंगा ना 25 मार्च के आसपास होली के बाद एक सेशन रख लूंगा, क्योंकि शुरुआत रहेगी, आंसर की आपकी आ चुकी होगी, तो क्या होगा कि पता चलेगा जिसका होना है किसका नहीं होना है। ठीक है, तो मैं होली 25 को सर है ना, जी। उसके बाद जो छुट्टियां खत्म होगी ना, मैं कोशिश करूंगा उसी में आपका एक सेशन ले लूंगा कि कैसे मेंस की तैयारी करें। ठीक है, और आपके एक प्रश्न बच्ची को और जी जी खड़ी हो। क्या आपने सारे आंसर्स में सिर्फ वही सब बनाया था डायग्राम? देखिए मैटर ये करता है ना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की डिमांड कैसी है। अगर किसी में डिफरेंस पूछा है तो आप नहीं बना सकते हो ना, तब तो ऐसे करोगे ना, पक्ष विपक्ष लिखोगे। क्वेश्चन कैसे है ये कब आएगा ना, जब आप खूब आंसर राइटिंग करोगे। देखो मैंने अपनी 3 साल की मेहनत 10 मिनट बता दिया तो 10 मिनट में नहीं होगा ना। इसलिए अपने यहाँ जो प्रोग्राम जैसे हम लोग चलाते हैं DAW प्रोग्राम, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आपकी अपने रिदम में डेली होना चाहिए कि आप एक तरीके से कहा जाए तो 10 क्वेश्चन का नाश्ता पानी जैसे अपने जीवन का शेड्यूल है, 10 क्वेश्चन लिखने की एक ऐसी हैबिट आपके अंदर होगी कि अगर वो नहीं किया है तो बेचैनी हो। तब जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया है, अभी भी मैं अगर नहीं पढ़ता हूं ना तो दिमाग में कहता कुछ किया नहीं आज। आप समझ सकते हैं इस बात को। सिलेक्शन के बाद भी मेंस के नोट्स आपके पहले से बने हुए हैं सर? मैंने क्या किया था, देखो मैंने कहीं वो नहीं किया है, तो मैं क्या करता था, मैं हर टॉपिक का गूगल करता था। समझ रहे हो उसका फायदा क्या है कि क्या होता है ना, बेस्ट चीज गूगल दे देता है आपको। और सब लोग चैट GPT यूज किया करो, वहां क्वेश्चन खूब पूछो, वो अच्छा आंसर देते हैं। वो सब चीजें हैंडल की आपके पास एक साथ सारी? हाँ मैंने खुद उसको किया था, खुद से किया था मैंने, जहां से मतलब जो मुझे लगा कि बेस्ट मटेरियल है मैंने उसका एक वो कर लिया था, और मैंने प्री के रिजल्ट आने से पहले ही सब काम कर लिया था। ये आपको सोचना है। हाँ, प्री और मेंस के बीच रिजल्ट आने से कम 20 से 25 दिन का 27 दिन का गैप होता है। उसमें क्या करना, आपको जितने भी रिसोर्सेज आपको सबको रख लेना है। आपको ये नहीं करना है कि नहीं यहां से अब ये पढ़ लेंगे। मैंने क्या किया था, मैंने अपना एक अलग से व्हाट्सएप बना लिया था, और जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने उस व्हाट्सएप पे इसीलिए भेज देता था मैं कि भाई ये व्हाट्सएप केवल मेरे पढ़ने के लिए है, ना कि चैटिंग के लिए है। और सोशल मीडिया से थोड़ा आप लोगों को अब आ गई बात, तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि सिलेक्शन के बाद सोशल मीडिया मैं अब खूब चलाता हूँ। 2018 से मैंने नहीं चलाया था। सोशल मीडिया आपको लेके चलती है। हाँ, क्योंकि अब थोड़ा ये ना, बहुत लोगों को जवाब देने पड़ते हैं, फोन कॉल बहुत आ रहे हैं, तो मुझे मजबूरी है कि मुझे सोशल मीडिया पे इस समय रहना पड़ता है। क्योंकि चीजें होती नहीं, जब आप कुछ पा लेते हो तो एक वो जाता है, आशाएं जुड़ जाती है लोगों की कि ये मुझे रिप्लाई करेंगे, और ना करूंगा तो खैर मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूं तो बुरा भी लगेगा लोगों को, तो मैं कोशिश करता हूं कि सबका जवाब दे पाऊं। आप वैसे जब स्टार्ट करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन? भाई मैं पहले 1 से स्टार्ट करता हूं, 20 तक जाता हूं, लेकिन कैसे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन जैसे ब्लड मून वाला क्वेश्चन था, मुझे नहीं आ रहा था, तो वहां पे टाइम मत वेस्ट करिए, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। समझे आप बात। देखो आप भगोगे ना 18 पे 19 पे, आपका टाइम लॉस होगा। भाई बार बार किधर पन्ने पलटोगे, जो चीज नहीं आ रही है बस उसे नहीं करना है। हाँ, क्योंकि भाई 3 घंटे में 3 बार तो साइन करवाने आते हैं वहां पे, हम तो तंग आ गए थे भैया, कितना गोला भरे हम। तो वो चीजें है ना, तो वो चीजें आपको हैंडल करनी है। आपको समझिए 2 घंटे 40 मिनट मिल रहे हैं, क्योंकि 3 बार साइन करवाएंगे, और दादा लोग थोड़ा परेशान करते हैं वहां पे, आराम से वो करते हैं, ये कर लो वो कर लो। तो मैं उस चीज के लिए क्या है कि ये समझो कि 2 घंटे 40 मिनट आपको मिले हैं। ठीक है, मेरा 5 मिनट पहले इसलिए जाता था कि मैंने आंसर राइटिंग बहुत की थी। क्वेश्चन देखो क्या होता है ना, क्योंकि अब अच्छी चीज ये हो गई ना, क्वेश्चन पेज 2 जैसे पहले पे क्वेश्चन लिख के आ जा रहे हैं पेज पे, तो अगर आपको भाग रहे हैं आप ना, तो देखो ये बताओ 40 पेज पलटने में 30 पेज पलटने में टाइम लगेगा ना आपको। तो जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है उसे केवल स्किप करना है, बाकी करते रहो, क्योंकि टाइम 7 मिनट सबको देना है ना तुमको। पेज ही पलटे रहोगे तो नहीं होगा ना वो चीज। पहले दूसरा था, आप क्वेश्चन खुद छप के आते हैं आंसर पे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने जिस तरीके से बहुत ही कम शब्दों में और मतलब हर प्रश्नों का जो जवाब दिया है, वाकई में आप सभी के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। और देखिए एक चीज आपने देखा होगा, 2-3 पर्सनालिटीज हम लोग एक साथ देख रहे हैं। अभी आपने जैसे इनको देखा तो एक एग्रेशन देखा होगा, आपके बातों का जवाब जो दे रहे हैं बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है वार कर रहे हैं, ठीक है ना।
देखिए, युद्ध जीतना है तो आक्रमण करना आना चाहिए, चाहे साइलेंटली कर लीजिए चाहे वायलेंट कर लीजिए। आक्रमण की नीति अगर आपको नहीं आती है और अस्त्र आपके कमजोर हैं, ठीक है, तो फिर इसमें आप समझिएगा कि आप अपने पर ध्यान देंगे। भाई देखिए, ये पूरी परीक्षा ना एटीट्यूड की परीक्षा है, नॉलेज गेम नहीं। IIT टॉपर भी नहीं पास हुए हैं, मैं पास हो गया, मैं BA नॉर्मल किया हूँ। पूरा खेल एटीट्यूड का है कि आप अपने को कहाँ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर से हमारी मुलाकात बनी रहेगी। और मैं चाहूंगा कि जब आप उपाम में रहेंगे, ठीक है, और जब भी इधर भी आना होगा, तो मुझे लगता है कि आपका स्वभाव ऐसा है, विनम्र स्वभाव है, और कहा जाता है कि जो व्यक्ति सरल हो जाता है वो व्यक्ति जीवन का सबसे सफल व्यक्ति हो जाता है। क्योंकि मैं सरल की परिभाषा जो बताता हूँ, तो स से सीता की पवित्रता, र से राम की मर्यादा और ल से लक्ष्मण का अनुशासन। किसी व्यक्ति में इन तीन चीजों का जब गठजोड़ होता है ना, इन तीन चीजों का जब संगम होता है, तो एक व्यक्तित्व तैयार होता है। तो आप अभी व्यक्ति से व्यक्तित्व की सफर को तय कर चुके हैं, और आगे मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि एक परिभाषा और एक इतिहास बनने में एक पीढ़ी को तो मदद, एक मेहनत करनी होती है। आपने जिस पीढ़ी को गौरव दिया है, मैं चाहूंगा कि उसका गौरव और बढ़ाएं, और हिमालय का शिखर अपनी ऊंचाइयों को लेकर जिस तरीके से किंवदंतियों में बना रहता है, वैसे भी आपका जो भविष्य हो उज्जवल रहे, और आप इस तरीके से शिखर पे बने रहें। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रणवीर को चाहूंगा कि रणवीर, आप सर का स्वागत करिए, लास्ट में धन्यवाद करिए सर का, ठीक है। एक ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था आप सभी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ऑफिस में नीचे है अभी सर, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।